मैं सोच रहा हूँ अगर तीसरा युद्ध हुआ, इस नई सुबह की नई फसल का क्या होगा। मैं सोच रहा हूँ गर जमीन पर उगा खून, इस रंग महल की चहल पहल का क्या होगा। हमारी शुरुआती शिक्षा जो है आगरा से ही हुई है और यहाँ एक अंग्रेज़ी स्कूल है सेंट कॉन्वेंट, उसमें हम पढ़ने जाया करते थे। और ये बात होगी कोई 78 या 79 की होगी, जब वो था। पूरे मोहल्ले में हम ही दो बच्चे थे कि जो अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। अमूमन आगरा में ही 2-3 ऐसे स्कूल थे जो अंग्रेज़ी मीडियम के थे, तो उसमें हमारी पढ़ाई हुई। क्योंकि माँ हमारी प्रिंसिपल थी, इसलिए हमारा एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा जोर था उनका कि एजुकेशन हमारी बढ़िया हो। उसके बाद वहाँ से 10th करने के बाद यहाँ एक और कॉलेज है सेंट जॉर्जेस, वहाँ से पढ़ाई हुई। फिर मैंने जो है बीएससी किया आगरा कॉलेज, यहाँ से जो डिग्री कॉलेज है वहाँ से किया। फिर मैंने एमबीए किया इंफॉर्मेशन सिस्टम से, वो दिल्ली से ही किया। फिर मैंने एमए की पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ली इकोनॉमिक्स के अंदर, वो भी आगरा यूनिवर्सिटी से ली। ये पूरा पढ़ाई का सफ़र है। इस बीच में कवि सम्मेलन भी होते रहे, आना जाना भी लगा रहा। मैं एक बात जोड़ देता हूँ, मैं मेडिकल करने के लिए मैंने टेस्ट दिया था, सीपीएमटी का टेस्ट होता था, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं बड़ा दुखी था। तो रशिया से होता थे उस समय मेडिकल में, रशिया जाओ आप, रशिया में मेडिकल में हो जाया करता था। तो ये बात मैंने अपने पिता से कही कि साहब मैं जाना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ और वो कर दो। बोले कितना खर्चा आएगा। मैंने कि उसमें तो 7-8 लाख रुपए खर्चा आएगा। उस समय 7-8 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। बोला कहा ये चक्कर पक्कर में पड़े हो, डॉक्टर के चक्कर में पड़े हो, तुम यहीं कवि सम्मेलन कविता करो और बढ़िया कविता लिखना सीखो, बढ़िया काम करो, तो 7 लाख क्या तुम 70 लाख रुपए यहीं पे कमा लोगे। उनकी कृपा है और माँ सरस्वती की कृपा है कि मैं आज अपना घर लेके बैठा हूँ और ईश्वर की कृपा रही। कवि सम्मेलन खूब यात्राएँ करी, यहाँ से लेके देश विदेश खूब यात्राएँ करी और पढ़ाई भी अपनी पूरी करी। और कभी घर पर माँ के ऊपर या पिता के ऊपर कभी बोझा भी नहीं बने। छठी 7वीं की बात होगी, हमें बाबूजी की मुझे बहुत सारी कविताएं याद थी उस समय। तो वो एक उनकी कविता है पुरानी, मैं सोच रहा हूँ अगर तीसरा युद्ध हुआ। वो बात चल रही थी, कोई क्लास चल रही थी, हिस्ट्री विस्ट्री की क्लास चल रही थी शायद उसमें, तो कोई कवि ववि के लेके ऐसी बात आ गई। तो मैं उसमें खड़ा हो गया, लेडी टीचर हुआ करती थी, तो मैंने कविता पढ़नी उसमें शुरू करी कि मैं सोच रहा हूँ अगर तीसरा, पढ़ता मैं उसी स्टाइल में था क्योंकि वो बाकायदा मुझे ठोक पीट के बिल्कुल बजा बजा के उन्होंने सिखाया कि कौन सा शब्द कहाँ उठाना है, कहाँ गिराना है। तो मैं कविता पढ़ता था, मैं सोच रहा हूँ अगर तीसरा युद्ध हुआ, इस नई सुबह की नई फसल का क्या होगा। मैं सोच रहा हूँ गर ज़मीन पर उगा खून, इस रंग महल की चहल पहल का क्या होगा। ये हंसते हुए गुलाब, महकते हुए चमन, जादू बिखराती हुई रूप की ये कलियाँ, ये मस्त झूमती हुई बालियाँ धानों की, ये शोक सजल शर्माती गेहूं की गलियाँ, गदराते हुए अनारों की ये मंद हंसी, ये पेंगे भड़ा भड़ा अमियों का इठलाना, ये नदियों का लहरों के बाल खोल चलना, ये पानी के सितार पर झरनों का गाना, मैनाओं की नटगटी रिटाई, तोतों की ये शोर मोर का भौर रंग की ये गुनगुन, बिजली की तड़क कड़क, बदली की चटक मटक, ये जोत जुगनुओं की झिंगुर की झुनझुन, किलकारी भरते हुए दूध से ये बच्चे, निर्भीक उछलती हुई जवानों की टोली, रथ को शर्माती हुई चांद सी ये शक्लें, संगीत चुराती हुई पायलों की बोली, आला की ये ललकार, थाप ये ढोलक की सूरा, मीरा की सी कबीरा की वाणी, पनघट पर चपल गगरियों की छेड़छाड़, राधा की खाना से गुपचुप आनाकानी, क्या इन सब पर खामोशी मौत बिछा देगी, क्या धुंध धुआं बन सब जग रह जाएगा, क्या कूकेगी कोयलिया कभी ना बगिया में, क्या पपिया फिर ना पिया को पास बुलाएगा। ये इसमें बंद होंगे करीब 30 या 32 बंद हैं। 30-32 बंद मुझे पूरे याद थे उस समय छठी क्लास में। और जब जैसे ही मैंने पढ़ा तो पूरा एकदम साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंट पूरी क्लास में कि ये कौन सा चमत्कार सा हो गया जी, लड़का पढ़ा जा रहा। और जितनी म्यूज़िकलिटी है, जिस म्यूज़िकलिटी से मैं आज पढ़ रहा हूँ वही छठी क्लास में वैसे ही पढ़ता था उसको। वो टीचर तो एकदम हैरान हो गई।
और हैरान हो गई। तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई तुम जो है उसमें पार्ट वार्ट लिया करो और स्टेज हमारे यहाँ होता है उसमें काम किया करो। फिर तो जब वो एक चर्चा माउथ पब्लिसिटी होती है पूरे स्कूल में, वो बच्चों में ये जान के पूरी पब्लिसिटी होने लगी बच्चों में कि साहब वो तो बढ़िया कविता पढ़ लेते हैं। 9th 10th में तो आई वॉज अ प्रोफेशनल पोइट। और 10वीं में तो सबसे बड़ा कवि सम्मेलन होता था दाऊ जी का। ये पहला वो मंच जो स्वतंत्र, हाँ वो नहीं, स्वतंत्र मंच तो सबसे बड़ा वही था जो दाऊ जी का मैं गया। उससे पहले बाऊ जी जो मुझे अपने संग कवि सम्मेलन, आपको जो यात्रा ये मेरी जो शुरू हुई है पूरी, ये यात्रा की शुरुआत बाऊ जी से इस वजह से हुई कि वो 7-8 बरस की उम्र से वो कवि सम्मेलन में ले जाते थे। 8 बरस का बच्चा पूरी रात कवि सम्मेलन में बैठा रहता था, 4-4 बजे तक देखता था। और कहीं कोई अच्छी पंक्ति आती तो मेरे मुँह से वाह निकलती थी। वो मेरे बाऊ जी ने माइन्यूटली इसको देखा कि ये जहाँ अच्छी पंक्ति आती है इसके मुँह से वाह निकल जाती है। क्योंकि उनका मानना क्या, आज मेरा भी मानना यही है कि बढ़िया कविता लिखना या अच्छी पंक्ति लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। चूँकि आप कभी लिख लोगे, आ जाएगी, जीवन में आती है आपके, लेकिन अच्छी पंक्ति को समझना सबसे बड़ी कविता होती है। आज जो जितनी भी गिरावट आप कवि सम्मेलन, माफ़ कीजिएगा, जितनी भी गिरावट कवि सम्मेलन के क्षेत्र में देख रहे हैं, वो लोग आ गए हैं इसमें जो अच्छी पंक्तियों को समझते नहीं हैं, ना अच्छी पंक्तियों को उठाकर ऊपर रखना चाहते हैं। जब उन्होंने ये देखा कि भाई ये जो छोटा सा बच्चा है 7-8वीं बरस का, और ये अशोक जी कविता पढ़ रहे हैं या कोई और कविता पढ़ रहा है, उनकी अच्छी पंक्तियों पर वाह कर रहा है, ये माइन्यूटली ऑब्जर्व किया। ये बात उन्होंने मेरी माँ से भी कही एक बार। उन्होंने कहा कि इसमें कविता तत्व है, क्योंकि ये पंक्ति समझकर, अच्छी जो पंक्ति होती है उस पर वाह करता है ये बच्चा। वो भाई उसका तो ऐसा जोश पड़ा। और फिर जब मैं जाने लगा तो मुझे तो खुद ही रस आने लगा। उस समय वो काका अतरसी और ओम प्रकाश आदित्य जी और ये सब लोग जितने पुराने थे, रमानाथ अवस्थी जी, अशोक जी, ये सब लोग कवि सम्मेलन में रहते थे। और मैं पूरी रात कवि सम्मेलन में यूँ बैठा रहूँ। 8 साल का बच्चा, बड़ा सुंदर सा हुआ करते थे, बाल लंबे लंबे, यूँ बैठ जाया करता था। नीरज जी बच्चे को कवि बना रहे हो, बाकी कवि कहते नीरज जी बच्चे को कवि बना रहे। हाँ बोले कवि बना रहे हैं तो अभी तो सीख रहा है, देखो बैठा हुआ है, अभी पूरी रात बैठा 4-4 बजे तक। ये बात मेरी माँ से आके कहते थे वो कि भाई ये तुम्हारा लड़का तो बड़ा जीवट वाला है, ये तो 4-4 बजे तक सोता ही नहीं है, पूरी रात कवि सम्मेलन सुनता है। वो इसका ऐसा प्रभाव पड़ा। वो तालियां जो बज रही हैं, फूल मालाएँ डाली जा रही हैं, बढ़िया होटल, बढ़िया खाना, आपको रिसीव करने आ रहे हैं लोग, उसका एक ग्लैमर का एकदम मेरे ऊपर जो प्रभाव पड़ा, वो तो मैं बिल्कुल एकदम ठोक पीट के 9th 10th में तारगढ़ है यहाँ पर एक छोटा सा कवि सम्मेलन हुआ। बाबूजी को बुलाने आए उसमें, तो उनसे बोले, वो जो आयोजक आए थे, भाई आज हमारा लड़का भी कविता पढ़ेगा। तो ठीक है। वो जो बुलाने आए थे वो स्वयं आगरा में कवित्री हैं, उनके हस्बैंड थे, वो स्वयं भी कवि थे। अब तो बेचारों की डेथ हो गई उनकी। तारगढ़ में कवि सम्मेलन हुआ, उसमें बाबूजी ने पढ़ा, तो मुझसे भी बोले तुम भी सुनाओ। तो वो 4-6 मुक्तक जो बाबूजी के द्वारा ही, कहीं लाइन मेरी थी तो बाबूजी ने उसको बिल्कुल ठीक कर दिया, वो करके बना उनके वो मुक्तक मैंने सुनाए। तो सबसे पहले 51 रुपये मुझे पहले मिले। तो मैं आया 9 साल, 9वीं क्लास का बच्चा कितने का होता है, लिफाफा मिला बाकायदा, उसमें 51 रुपये रखे हुए थे। मैं आया और वो मैंने अपनी माँ को दिया। मैंने ये जीवन की सबसे पहले कमाई करके आया हूँ कविता से, शब्द से, और 51 रुपये ला के उनको दिए। काका अतरसी तो बड़े प्रसन्न हुए और वो ब्रजभाषा में बोलते थे, नीरज ते लल्लू बहुत बढ़िया है और खूब चलेगा जे, और चल जाएगा जाए, बिल्कुल तैयार कर ले। और आज ये इसने दाऊ जी का मेला पढ़ लिया तो समझ ले हिंदुस्तान पढ़ लिया है इसने पूरा, क्योंकि दाऊ जी का मेला बड़ा प्रतिष्ठित मेला हुआ करता था। और आदरणीय काका जी जिसको आशीर्वाद देते थे, बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। फिर वो एक कविता का सफ़र शुरू हो गया, बाबू जी के संग में जाने लगा, कभी जयपुर, कभी राजस्थान, कभी पंजाब, कभी मध्य प्रदेश। ट्यूनिंग क्या, हम पिता और जो पुत्र का संबंध है वो कम में कम था। हम बिल्कुल एक मित्र की तरह थे, और हम में कभी कभार वो बातें भी हो जाती हैं जो आपको अगर ऐसी बातें मैं बताऊं तो आपको लगेगा कि पिता पुत्र ऐसी बातें कर कैसे रहे हैं। ताश हम बैठ के साथ खेल लेते थे, भोजन हम साथ कर रहे हैं, एक ही पलंग पे सो रहे हैं, एक ही पे जा रहे हैं। एक कवि सम्मेलन हुआ तिलौथू में, छोटा ही सा था, और मुझे बाबूजी ले गए। तिलौथू बिहार में एक जगह है, और वहाँ पर एक ही गाड़ी जाती थी, डेरी ऑनसॉन एक स्टेशन पड़ता है, वहाँ पर हमको उतरना था, वहाँ से ले जाए जो आयोजक थे वो उनको हमें ले जाना था। हम वहाँ गए, वो प्रोग्राम बहुत बढ़िया था। चंद्रशेखर मिश्र कवि हुआ करते थे, वहाँ के बड़े दबंग आदमी थे और बहुत बढ़िया कवि थे, गाज़ीपुर के।
उनके वो संयोजक थे उसके, तो वो लेके गए। नीरज जी ने पहले कह दिया था कि हमारा बेटा आएगा वो भी कविता पढ़ेगा। वो अच्छा थोड़ा बहुत नाम मेरा चल गया था, हल्का फुल्का लोगों को सुनने में आ गया था, नीरज जी का बेटा भी मंच पे आ गया। भाई साहब वो राय बहादुर थे वहाँ के, उनके यहाँ प्रोग्राम था रात में। मैंने बड़ा धुआंधार कविता पाठ किया उस समय। फिर तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते कॉन्फिडेंस भी आता ही है आदमी के अंदर, वो भी आने लगा था और एकदम धुआंधार हुआ। आप विश्वास मानो मुझे उसमें 1500 रुपये मिले और आई वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। दुनिया का सबसे ये समझिए इतनी खुशी हुई मुझे लगा कि शायद यही सब चीज़ होती है। 1500 रुपये तो मैंने अपने पिता से कहा, मैंने एक 500 रुपये और उधार अगर दे दो तो हम जो है अपनी माँ के लिए एक साड़ी ले लें भागलपुरी सिल्क की। और ये बात होगी कोई 93-94 की। उस समय 1500 2000 भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो बोले अच्छा ले लो, हम 500 रुपये तुमको दे देते हैं। मैंने लिया, वो मैं साड़ी अपनी माँ के लिए वो ख़रीद के लाया भागलपुरी सिल्क की, और मैं अपनी माँ को दी। मैंने कि मैं आपके लिए जीवन में, वैसे तो आपने हमें किया ही है, लेकिन मैं पहली बार आपके लिए ये साड़ी अपने पैसों से ख़रीद के लाया हूँ। बड़े ही प्रसन्न हुए और मेरे पिता को भी बहुत अच्छा लगा कि ये माँ के प्रति इन बच्चों में बहुत स्नेह है और अपनी माँ के प्रति बहुत जिम्मेदारी समझते हैं। और अगर ये छोटी उम्र में ऐसी बात कर रहा है, और मैं शायद 10वीं 11वीं में था उस समय, और मैं ला के दी तो माँ पिता को भी बहुत अच्छा लगा। फिर मेरी तो अनवरत यात्रा उनके साथ शुरू हो गई। एक वाक़या आपने ये बताया, ये हुआ था ऐसे ही, जगह का नाम तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन वाकई में मैं जो है आँख बंद कर लेता था। आज भी मुझे बाबूजी आँख बंद करता हूँ तो बिल्कुल झूमते हुए दिखाई देते हैं कि बिल्कुल उसी स्टाइल में पढ़ रहे हैं। अच्छा फिर होता क्या है, जैसे राजनेता के घर राजनेता पैदा होता है, अभिनेता के घर उसका बच्चा अभिनेता होता है, तो एक अपने आप ट्रेडिशन है ये। हमारे हिंदी के बड़े कवि हैं उदय प्रताप जी, एक बार मैंने उनसे भी कई बार मेरे पे आरोप लगता रहा कि आप नीरज जी को कॉपी करते हो और उन्हीं की स्टाइल में वही भाषा वाली इस्तेमाल करते हो। ये बात मैंने उदय प्रताप जी से कही तो उदय प्रताप जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया मुझे। बोला देखो जैसे राजनेता के घर राजनेता, अभिनेता के घर अभिनेता, तो तुमने जो भाषा वाली जीवन में अपनी देखी है वही तुम में घर कर गई है, वही निकलेगी तुमसे। तो इसमें क्या है, जो लोग तुमसे ऐसी बात किया करें उनको ये जवाब दिया करो ना। कई बार हम ट्रेन हमारी लेट हो रही हैं या वो हो रही हैं, तो कई जगह ऐसे फंस गए हैं कि स्टेशन पे ही बाबा हमारे तहमत पहनते थे तो तहमत बिछा लिया है और दोनों पिता पुत्र आराम से लगा के पीछे अपनी अटैचियाँ और पड़े हुए हैं स्टेशन पर रात के 12 3 बजे तक। एक बड़ी लंबा और बड़ा सुखद उनके संग यात्रा मेरी रही। और वो सबसे बड़ी बात ये थी कि नीरज को जानने वाले और पहचानने वाले बहुत थे। जो लोग नीरज को शक्ल से नहीं जानते थे वो नाम से जानते थे। जैसे ही मालूम पड़ रहा कि महाकवि गोपाल दास नीरज यात्रा कर रहे हैं, अरे फिर तो साहब देखो कैसा लोग जुड़ जाते थे, मंच में जुड़ जाते थे। फिर मुझसे कहते थे, अच्छा मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि चलती हुई ट्रेन में ही कविता सुनाओ, कविता सुना दो। ये बात मैं अपने बच्चे को अब बताता हूँ, मैं उसे थोड़ा कविता पढ़ लेता तो मैं उसे बता रहा हूँ। होता क्या है कि कलाकार का मतलब है आप हर समय उसी फॉर्म में रहो, हर समय डूबे रहो उसमें। आप फिल्म में जाइए, ये जो बड़े बड़े कलाकार हैं, मैंने इनको खुद देखा। देव साहब से मिलने गए थे हम एक बार, तो आपको लगेगा बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मिले, नहीं, वो उनकी एक स्टाइल है, वो हर समय कलाकारी में रहते हैं। हाओ नीरज, कम 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 नीरज, बड़े दिन बाद आए इस स्टाइल से देव साहब मिले। हम ऊपर पाली हिल में रहते थे, नीचे स्टूडियो था, ऊपर गए तो मैं देव साहब से पहली बार वहीं मिला था। ओ नीरज यंग मैन, कम कम कम, इस तरह से बिल्कुल। मैंने कहा ये बड़ा अजीब है यार, ये ऐसे कोई मिलता है? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल कलाकारी में रहते हैं। कई और कलाकार जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, आप उनसे बातें करेंगे तो वो हर समय आप उनसे कहें कि ऑटो में बैठ के चल रहे हैं तो वो उसी में ताली बजा के गाना शुरू कर देंगे, इस तरह से गाना शुरू करेंगे, धुन निकालना शुरू करेंगे। मैं पहले बहुत ऑब्जर्व किया इन चीज़ों को, नीरज साहब को भी ऑब्जर्व किया। नीरज साहब से जैसे आप कहो कि नीरज साहब जैसे अब ठीक ठाक है, मतलब कोई तबीयत वबीयत दिक्कत नहीं है, तो नीरज साहब से आप कह दो नीरज साहब कोई पंक्ति गुनगुना दो। चलती ट्रेन में चाहे 50 लोग बैठे हैं, उन्हें कभी फील ही नहीं होता था कि लोग बाग बैठे भी हैं, वो तो अपनी धुन में रहते थे, आप गीत सुनवा दो। वो मुझे चलती हुई ट्रेन में कहते थे वो मुक्तक सुनाओ। अब मैं कहा यार ये यहाँ ना कोई मंच है ना माइक है, यहाँ लोग बैठे हुए हैं, कोई खाना खा रहा है, कोई कह रहा है, कभी वो सुनाओ। तो सुना दिया करता था। खैर पिता का आदेश था, माना जाता। लेकिन मैंने एक बार पूछी उनसे, बोला हर समय अगर आप कविता में रहोगे, कविता में डूबे रहोगे, इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ सोचोगे तो आपसे तो कभी आप बिजली का बटन हो, बस आपको स्विच दबाना है और बिजली इधर आ गई। इसी तरह कलाकारी रहनी है, बिल्कुल कभी भी आपको तैयार रहना है हमेशा हर चीज़ के लिए।
ऐसा करते पहले हमारे बाबूजी ने हमको मुक्तक लिखना सिखाया कि मुक्तक कैसे पकड़े जाते हैं। अमूमन आज भी मैं देखता हूँ, अब तो काफ़ी वर्ष हो गए, 30 बरस से ऊपर हो गए मुझे इसमें। आज भी लोग मुक्तक को ऊपर से शुरुआत करते हैं उसकी, जबकि हमारे बाबूजी कहते थे मुक्तक कभी ऊपर से शुरुआत ही नहीं होती है। कविता की एक फॉर्म है मुक्तक, वो कभी शुरुआत उसकी उस फॉर्म से होती नहीं है। हमेशा मुक्तक की जो पहली आखिरी जो पंक्ति है वो मुक्तक की पहली पंक्ति मानी जाती है। अगर वो सबसे बम्बार्डमेंट वाली है, मतलब उसमें दम है, तो आपका मुक्तक चलेगा, अदरवाइज़ कभी नहीं चलेगा। ये बहुत कम लोग जानते थे। ये उस्ताद लोगों की बिल्कुल ये समझ लिए एक विधा है, एक कला है। उस्ताद लोग यही सिखाते हैं आपको कि आपको उस पंक्ति को किस तरह से रखना है। ये आजकल मुझको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अमूमन जो आज से 10, 15, 20 बरस पुराने जो कवि लोग हैं, जो थोड़ा सीख पढ़ के आए हैं, लिख के आए हैं, वो इन चीज़ों को जानते हैं। ये बहुत ऐसी माइन्यूट चीज़ें हैं जो कविता की फॉर्म को डिसाइड करती हैं कि कविता किस फॉर्म में है। नहीं, कई मैंने मुक्तक ऐसे लिखे जो मुझको तो बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन बाबूजी इनको बिल्कुल नकार देते थे, बोले यार ये क्या है, इसे सही करो। एक पंक्ति मुझे याद है, मैंने एक मुक्तक लिखा, उसमें एक पंक्ति थी कि सदियां लग जाती हैं एक घर बनाने में, तो उसमें एक कहीं पर कोई शब्द आया, उस शब्द को हटा दिया बाबूजी ने, और उसमें कहा कि नहीं, ये शब्द नहीं चाहिए, तुम इसमें नया शब्द लेके आओ। मैंने कहा क्या शब्द इसमें साहब लेके आए? बोला इसको लिखो तुम आखरिश। आखरिश एक परिंदे ने मुझसे यूँ कहा। आखरिश एक पर, मैंने तो पहली बार सुना था, शब्द ही नहीं सुना था आखरिश। बोला नहीं, तुम इसे आखरिश करो। ये मैंने पूछा, ये आपने ऐसा क्यों किया? बोला इसलिए कि कविता को अगर आपने नया शब्द नहीं दिया कभी भी, तो आपका कोई योगदान नहीं है कविता के अंदर। अगर पिटे पिटाए शब्दों के ऊपर ही आप कविता करते रहे, ना तो आप में भाव की नई उत्पत्ति होगी और ना ही आपकी कविता ऊंची स्तर पर पहुंच पाएगी। ये बहुत सारे मुक्तक उन्होंने बिल्कुल ऐसे कर दिए जो मुझको तो लगता था कि ये बहुत अच्छे मुक्तक हैं, और मैं पंक्तियाँ पकड़ के रखता था कि चौथी पंक्ति अगर ऐसी होगी, उस चौथी पंक्ति को ही उन्होंने छू के बिल्कुल ऐसा कर दिया कि लगे कि हाँ, एक कवि के मुंह से बढ़िया बात और बढ़िया पंक्ति निकली है। वजह क्या होती है इसकी? आप जब काम करते हैं तो कविता आपको अनुभव के संग संग रमा करती है, अंदर ही अंदर आपकी पॉलिशिंग करती है। पॉलिशिंग का मतलब आपको जितना आप उसे खोदते जाओगे, उतना ही आपको में उस कविता की या पंक्ति की पॉलिश होती रहती है। मैंने एक कविता लिखी थी माँ के ऊपर, और ये कविता मैंने लिखी थी 9 या 10 बरस में। वो मुझको बाबूजी ने एक आइडिया दिया था। सरोजिनी नायडू की एक कविता थी, कहानी थी, पुरानी कहानी है, माँ के ऊपर, जिसमें माँ का दिल निकाल कर बेटा जो है एक वैश्या के पास ले जा रहा है और दिल आत्मा से गिर पड़ता। पुरानी बड़ी प्रसिद्ध कहानी थी। मैंने साहब उस पर कविता लिखी। आप विश्वास नहीं मानोगे, नीरज साहब उस कविता को सुन के रोए। और ये 10वीं और 11वीं में क्लास में मैंने लिखी थी, और उस कविता को सुनकर रोए। उसकी शुरुआत कुछ ऐसे थी कि गाँव की मड़ैया में फटे बिछौने के खुले घावों को जंग लगी सुई से सिलती हुई बूढ़ी माँ की आंखों में आभा है। शहर से उसका जवान बेटा आने वाला है, कभी आंगन के द्वारे जाती है तो कभी बेवजह तुलसी के पौधों को पानी दे आती है। समय हम सफ़र है, न करते हुए भी सफ़र है। बेटे के आगमन पर आँख से पानी छलक गया, जैसे दूर रेगिस्तान में किसी प्यासे को पानी मिल गया। अंधे को आँखें और गाय को बछड़ा मिल गया। ये जो नए बिंब और प्रतीक मैं इस कविता के अंदर लाया था, इससे नीरज जी बहुत प्रभावित थे। और जब मैंने ये कविता लिखी, मैं तो स्वयं तो पहले ही रोया, क्योंकि आप कविता लिखते लिखते उसमें इतना डूब जाते हो कि आप स्वयं भावुक हो जाते हो बहुत ज़्यादा। फिर जब मैंने बाबूजी को सुनाई तो बाबूजी बड़ा बिल्कुल आंखों में आंसू आ गए, बोले यार बड़ा शानदार काम किया तुमने। ये कविता मैंने कई साल तक मंचों पर सुनाई। मेरे संग ऐसी 2 घटनाएं हैं, और बड़ी मार्मिक घटनाएं हैं दोनों ही। एक घटना तो इंग्लैंड में हम कवि सम्मेलन करने गए, और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे अमिताभ बच्चन, और लंदन में था प्रोग्राम था। ये 93 में गए थे हम। तो उसमें मैंने कविता पढ़ी यही, चूँकि कार्यक्रम देर से शुरू किया था तो मुझसे ही शुरुआत करवाई थी। और दिलीप कुमार साहब भी थे उसमें, और ये अशोक चक्रधर जी, और आदरणीय रमानाथ अवस्थी जी, कन्हैया लाल नंदन जी, ये सब, बशीर मयूख जी, ये सब लोग बड़े बड़े कवि सब उसमें मौजूद थे। मुझसे ही शुरुआत करवाई गई उसमें। मैंने उसमें यही माँ वाली कविता पढ़ी थी। संदर्भ मैंने इसलिए लिया उसका, माँ वाली कविता पढ़ी। तो वहाँ हॉल में जितनी महिलाएं बैठी थी उनकी आंखों में से आंसू आने लगे, और जैसे ही मैंने कविता ख़त्म करी वो सब लोग खड़े हो गए।
दैट वाज द फर्स्ट स्टैंडिंग ओवेशन। सब लोगों ने खड़े होकर ताली बजाई मेरे लिए, उसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी। मैंने पीछे मुड़ के देखा, नीरज साहब की आंखों में से आंसू आ रहे थे। और मुझसे, और जब हम लौट के प्रोग्राम से मैनचेस्टर जाना था, हम लौट के गाड़ी से जा रहे थे, तो मेरी पीठ थपथपा के खूब ऐसे बोले, अरे वाह मज़ा बांध दिया, तो तुमने हमें रुला दिया, बहुत बढ़िया। ऐसा स्टैंडिंग ओवेशन तो हमको भी नहीं मिला जो तुमको आज मिला है। और बड़ी प्रसन्नता हुई मुझे इस बात पे कि तुम्हें कविता पर स्टैंडिंग ओवेशन मिला है, मजाक पे, चुटकुले पे, लतीफ़ेबाजी पे, बातों पे नहीं मिला है, कविता पे स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। ये बड़ी बात है, कीप इट अप, बहुत बढ़िया। बोले अच्छा काम करोगे, ऐसी कविता लिखा करो। और मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जैसे मेरे बाबूजी ने मुझे खूब ठोका पीटा, जितना जान पाया मैं जान पाया। कविता एक लंबी यात्रा है बड़ी, और इसमें रोज़ सीखने को है। मैं आज भी सीखता हूँ, बहुत सारी गलतियाँ मुझसे भी होती हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि उनको ना करूँ। इसलिए मैं जब एक मिसरा लिख लेता हूँ तो 10 लोगों से उसे पूछता भी हूँ कि इसको और बेहतर कैसे कराया जाएगा, इसको कैसे कराया जाएगा। मैं 4 पंक्तियों के लिए 4 दिन 5 दिन ज़रूर लगा देता हूँ, लेकिन वो मैं संतुष्ट रहता हूँ कम से कम कि मैंने 10-20 लोगों से पूछ पाछ के भी, अच्छा करके भी, क्योंकि ये सिर्फ काम कविता की भलाई के लिए हो रहा है। यही कविता मुझे माइक से या कैमरे के सामने आप लोगों को तक पहुँचानी है। अगर मैं अच्छा माल आप लोगों को नहीं भेजूँगा तो कविता का जो मयार मेरा पिता लेके चले थे वो ख़त्म हो जाएगा। आज हो क्या रहा है, कवि सम्मेलन में इतना ग्लैमर आ चुका है कि उस ग्लैमर की अंधी दौड़ में लोग भाग रहे हैं। ना वो कवि हैं, ना वो पढ़ लिख कर आए हैं, ना उन्हें उर्दू का ज्ञान, ना लफ्ज़ों का ज्ञान। ये मैं तो आपसे कह रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन जैसी चीज़ें होती है ना, उच्चारण, देश, शायर, ऐसे ऐसे लोग आज मंचों पर खड़े होकर खूब मोटा मोटा लिफाफा ले रहे हैं, और खूब जो है, जो कविता का जितना स्तर गिर सकता था उसको गिरा रहे हैं। आज की कविता पाकिस्तान, आज की कविता हिंदुस्तान, आज की कविता सिर्फ कुछ चीज़ों में सिमट कर रह गई है। कविता के जो अर्थ हुआ करते थे पहले, कि मुझको जो जैसे गाली भी देनी है आपको, कविता का मतलब क्या है, इशारा। मुझे गाली भी देनी है तो मैं अगर आपकी तरफ उंगली कर दी, इस उंगली का मतलब भी ये है कि बहुत गंदी चीज़ है ये, किसी तरफ आप उंगली कर रहे हैं, ये नहीं, आप इशारे से बात कहिए। एक पंक्ति है हमारे बाबूजी की, सबूत है मेरे घर में धुएं के धब्बे, कभी यहाँ पे उजालों ने भी खुदकुशी की है। ये सियासत के लिए बहुत बड़ा मैसेज था, और किसी बड़े राजनेता के लिए ये बात कही थी, लेकिन ये अब इशारों की भाषा, सलीकी की भाषा, कविता की भाषा है, आँख की भाषा, आँख से की जाए। लेकिन आज तो लोग लट उसके कान, एक कविता मैं परसों सुनना था फेसबुक पे, आपको बताऊं कि वो उसकी टांग तोड़ देंगे हम पाकिस्तान की, और उसे कुत्ते खाएंगे, और उसे इसमें करेंगे, और वो ना खाएगा तो हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। ऐसी ये भाषा की कविताएं हो गई, और लोग सुन रहे हैं इनको खूब। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, समाज क्या कविता के रास्ते पे जा रहा है, कविता गिर रही है, या समाज गिर रहा है, या दोनों ही गिर के इतने पतनशील अवस्था में आ चुके हैं कि जैसा लिखा जा रहा है उसको ही समेटा जा रहा है, उसी को ही रखा जा रहा है, उसी को स्वीकार किया जा रहा है। अगर नए कवि लोग आ रहे हैं, मेरा तो ये है कि आप खूब बढ़िया पढ़ें, खूब अच्छा पढ़ें, और जो भी लिखें उसे 10-20 लोग, 25 लोगों से डिस्कस करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। इससे आपके अंदर रिफाइनमेंट आएगा, और आप जब भी रिफाइनमेंट आएगा, और पहले तो सबसे पहले स्वीकारता सीखें कि हाँ, किसी ने कहा आपको गलत है, किसी ने कहा सही है। अगर मान लीजिए कविता को में रिफाइनमेंट हो सकता है और बढ़िया आप कर सकते हैं, क्योंकि कवि को तो ये कहा गया है कि ये समाज को दिशा देते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय मित्रों, इस कविता से हमको समाज को दिशा देनी है, समाज की दिशा और दशा खराब नहीं करनी है आपको। इस समय जो युग है वो कविता का दिशा और दशा खराब करने वाला है, समाज का दिशा देने वाला तो बिल्कुल नहीं है। कवि पहले जब कवि सम्मेलन मुशायरे गांव देहात में हुआ करते थे, लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे, बोले स्कूल क्या जाना, स्कूल तो खुद चल के हमारे गाँव में आया है। बच्चों को सीखने के लिए भेजते थे, अच्छी बात है, संस्कार सीखने के लिए भेजते थे। आज ये थोड़ा सा उल्टी तरफ धारा जा रही है, लेकिन समय का एक चक्र है, मैं आपको बता दूं, समय का चक्र ऊपर से होता है, ऊपर से नीचे आता है, तो ये पतनशील अवस्था है, लेकिन ये चक्र सही होगा, और ये फिर एक रास्ता वो मिलेगा जहाँ पर कवि की वही वैल्यू हुआ करती थी। राजा महाराजा भी होते थे, लेकिन लोग कवियों को पूछते थे, और जैसे भगवान तुलसी को पूजा गया इस देश के अंदर, राम का एक चित्र हमको ऐसा दे दिया कि उसको घर घर में पहुँचा दिया एक कवि ने, और आज भी लोग कविताएं गाते हैं, भजन गाते हैं, कवि लोग ही लिखते हैं। तो मेरा मानना है मेरे प्रिय दोस्तों और मित्रों से, और आने वाली पीढ़ी से भी, कि अच्छा काम करिए, खूब पढ़िए, पहले तो खूब जचवाइए,
चिंतन करिए, मनन करिए, पठन करिए, उसके बाद जो भी काम करना है फिर करिए कविता। और कवि सम्मेलन ग्लैमर नहीं है, बहुत मेहनत लगती है इसमें, बहुत ऊर्जा लगती है, बहुत संघर्ष है। कविता आपके अंदर हृदय की चीज़ें हृदय से निकलती है, हृदय में कोई चीज़ आसानी से नहीं आती है। इस संघर्ष को अपने हृदय में पालिए खूब, और संघर्ष से लड़िए, अंतर्द्वंद से लड़िए, और तब कविता को लेकर आइए।